हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूम क्लासेस। मैं सुधीर भारद्वाज। क्लास 10th में जो प्रश्नावली चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें हम जो है दो लेक्चर बता चुके हैं। दो लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आखिर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, उनको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है। यानी कि सबसे पहला मेथड आपको बताएं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा बताएं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा बताएं ग्राफ द्वारा। तो ये जो है आपको बेसिक चीज़ सिखाया गया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली जो 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के सारे सवालों को। ठीक है, अब देखिए जो सिलेबस की बात थी वो क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है क्लियर हो चुका है कि सिलेबस कितना कम हुआ है। आपका ये जो पूरा चैप्टर है प्रश्नावली 3.1, इसमें एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है, कम नहीं किया गया है। क्लियर है? तो इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है जो भी है। ठीक है, तो इसमें अब जो है 3.1 में 3 क्वेश्चन है। 3.1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही देखिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, जो शाब्दिक प्रश्न क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हमें खुद इक्वेशन क्रिएट करना रहेगा, बनाना रहेगा। ठीक ना, आपको दो समीकरण दिया रहता। जैसे हम बात करें कि 2x + 3y, 2x + 3y = यहाँ पे 9, इक्वेशन नंबर 1 है ये। और यहाँ पे सपोज करिए कि 5x + 8y, यहाँ पे 7। ठीक ना, ये अगर आपको दिया है, दो इक्वेशन है, दो अननोन। ठीक है, तो आपके पास कई तरीका है सॉल्व करने का। तो अमूमन जो है विलोपन विधि हम लोग यूज़ करेंगे अगर आपको दिया नहीं। ठीक है, लेकिन हमें समीकरण खुद जब बनाना होता है तब सबसे ज़्यादा जो है दिमाग खराब होने वाली बात होती है, और सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे हम जो समीकरण खुद बनाएंगे, एक बार हम देख लेते हैं वीडियो की क्वालिटी कैसे है। इसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए एक चीज़ और बता देते, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफी रूप में व्यक्त करिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी की बात करें, मान लीजिए श्याम। ठीक है, श्याम की वर्तमान आयु, किसी की भी वर्तमान आयु, श्याम की जो वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज कह सकते हैं, वर्तमान आयु देखिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, सपोज करिए किसी की भी अगर प्रेजेंट एज अगर x वर्ष है, या तो हम कहें कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले क्या एज रहेगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले या पूर्व, जो भी कहें एक ही बात है, 5 वर्ष पहले। तो ऑब्वियस चीज़ है कि किसी भी आदमी की जो एज, अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष एग्जाम्पल के लिए, तो हम कहें कि 5 वर्ष पूर्व जो है यानी कि पहले श्याम की एज क्या रही होगी। तो बहुत आसान है, ऑब्वियस चीज़ है कि 25 - 5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर है? अगर ये 25 वर्ष नहीं पता है, x है, तो इसमें से क्या करेंगे, सिंपली x - 5 कर देंगे, x - 5 वर्ष। ठीक है, सीख लीजिए। अगर हम कहें कि वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स श्याम की एज क्या होगी, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद, ये देखिए 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद कब से भाई? 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु अगर श्याम की x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 साल और जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि x + 5 हो जाएगा। तो ये जो है बहुत बेसिक चीज़ है। आपको इसी तरह के सवाल जो है हमेशा क्लास 10th में, 12th में, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तब आपको वहाँ पे मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि कैसे हम जो है किसको x मानेंगे और किससे क्या करेंगे। ठीक है, एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें
आफताब की एज x मान लेना है और उसकी पुत्री की जो एज है y मान लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। माना ये वर्तमान आयु मानेंगे, माना आफताब, ठीक ना, आफताब की वर्तमान आयु, पर ये वर्तमान आयु मानेंगे, वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है, आयु क्या है x वर्ष, x वर्ष है, ठीक है। ये चीज हुआ, आपने x वर्ष मान लिया, किसकी एज, आफताब की वर्तमान आयु, उसके यानी कि उसकी पुत्री की, उसकी वो भी मानना पड़ेगा, एवं आफताब की पुत्री की, यानी कि यहाँ पे उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा वर्तमान आयु माना जाएगा, ठीक ना, वर्तमान आयु, इसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना, आयु y वर्ष है, ठीक है, इसको y मान लीजिए। इसमें हमें क्या करना है, तो ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये दोनों की जो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे केस नंबर 1 यानी कि जो पहली कंडीशन है, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा भाई, तो आफताब की एज क्या हो जाएगी, आफताब, ये थोड़ा लिखना पड़ता है, आफताब की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ पे x-7, ठीक है। चलिए x-7 हो गया, अभी हम बताए थे। उसके 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी भाई, उसके यानी कि आफताब की पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, नाम दे देता सही रहता, उसमें भी क्या होगा, y-7 हो जाएगा। ये हो गया जो कंडीशन नंबर 1 था कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की उम्र जो है यहाँ पे x-7 हो जाएगी, उसकी पुत्री की जो आयु हो जाएगी y-7 हो जाएगी। कब, जब दोनों की वर्तमान आयु x और y वर्ष क्रमशः हो तब, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। तो इसमें क्या है, आफताब की, देखिए ध्यान दीजिए, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये आफताब की 7 वर्ष पूर्व, देखिएगा 7 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे लिख देते हैं उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व जो एज है, पुत्री की 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व उम्र क्या है। देखिए ये जो आफताब की एज जो 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुना है, यानी कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसके पिता की उम्र जो है ज़्यादा ही होगी। तो अगर हम इसके पुत्री की इसमें 7 का गुणा इसमें कर दें, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 का जो मल्टीप्लाई होगा, जो 7 का मल्टीप्लाई होगा वो किस में होगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके पुत्री की एज में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देना तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका है एज x-7, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा y-7। क्लियर है। तो ये हमारा इसको समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे x-7, क्लियर है, 7y-7 सबको इधर लाइए, तो x-7y, यहाँ पे -7 पहले से पड़ा है, इधर लाएंगे तो +49 = 0। इसको आप x-7y यहाँ से अगर घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +42 = 0। तो ये हमारा समीकरण हो गया पहले कंडीशन का, केस नंबर 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो केस नंबर जो सेकेंड है, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए इसमें केस नंबर सेकेंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको समझने क्योंकि इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये हमारा केस नंबर जो है इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ चलते रहिए, बहुत ज़रूरी है इसको समझना इसमें, ठीक है। केस नंबर सेकेंड देखिए, 3 क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे
केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड क्या है? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद कब से भैया? वर्तमान आयु से। तो 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की, थोड़ा सा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको आफताब की उम्र, ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी x+3। आफताब की जो हमने शुरुआत में वर्तमान आयु x माना हुआ था, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x+3। तो उसकी पुत्री की, आफताब की, उसकी पुत्री की, दोनों की भाई 3 वर्ष, पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी? y+3। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना पता चलेगा 3 वर्ष बाद जो आफताब की उम्र है x+3 होगा, और उसकी पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगी? y+3। क्योंकि उम्र जो है, अगर किसी का इस समय 25 साल है, तो 3 वर्ष बाद अगर हम पूछें कि कितना होगा, तो ऑब्वियस चीज़ है कि 25+3 होगा, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आफताब की उम्र है, यानी कि x+3, यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि दिए हुए शर्त से, दिए हुए शर्त से, शर्तानुसार या शर्त से, दिए हुए शर्त से क्या है भाई? आफताब की उम्र जो है, कह रहा है कि उसकी पुत्री से कि 3 गुनी रह जाएगी, यानी कि इसकी एज 3 गुना रह जाएगा। तो 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? बराबरी हो जाएगी। जो ज़्यादा है उसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर इसकी एज, यानी कि आफताब की एज है, तो अगर ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच में बराबरी कब होगा? जब इसमें 3 का गुणा करेंगे, यानी कि y+3 क्या है? उसकी पुत्री की आयु है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको समीकरण में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x+3, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3y+9, तो ये हो जाएगा x, 3y को इधर लाइए, -3y इधर लाएंगे, 6=0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर है? तो ये रहा हमारा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाना था, इसे सॉल्व नहीं करना था। आप दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ पे x - 7y, देखिए x - 7y + 42 = 0। जो दूसरा इक्वेशन बना है x+3y - 6 = 0, x+3y - 6 = 0, ये हमारा जो है बना। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको समीकरण खुद बनाना है। और सबसे पहली बात कि आपके पास बुक होना चाहिए। 60 रुपये की किताब मिलती है, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी सवालों को हल करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये ज़रूरी है सीखना, क्योंकि तभी पूरे चैप्टर में यही सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, चलिए भाई क्रिकेट मेरा फेवरेट है, वैसे कितने बच्चों का क्रिकेट फेवरेट है ज़रा बताएं कमेंट करके, क्योंकि इस बार आईपीएल तो हुआ नहीं, और आईपीएल में किसकी टीम कौन सी फेवरेट है ज़रा बताएं कमेंट करके, हम ही देखें। हमारा तो भैया मुंबई इंडियंस है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बच्चों का चेन्नई सुपर किंग ही था, पर हमारा मुंबई इंडियंस है, ठीक है। ज़रा बताएं कि किसकी टीम क्या फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, देखिए 3900 रुपये में क्या खरीदता है? क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, बुक होना चाहिए। 3 बल्ला खरीदता है, ठीक ना, 3 बैट खरीदता है, इसको बल्ला बोलते हैं, ठीक ना। और क्या खरीदता है? 6 गेंद, 6 बॉल, ठीक है, 3900 रुपये में, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्या कह रहा है कि उसने एक और बल्ला उसी प्रकार से 3 गेंद खरीदा 1300 रुपये में। तो 1300 रुपये में क्या खरीदता है? एक और बल्ला खरीदता है, यानी कि एक बैट, ठीक है, एक बैट और खरीदता है, और क्या करता है? 3 गेंद यानी कि 3 बॉल। इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है समीकरण के रूप में, ठीक ना। इस चीज़ को हमें समीकरण के रूप में प्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि हमको ये नहीं पता है
कि जो एक बैट है, जो एक बल्ला है, उसका रेट क्या है, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि माना एक बल्ले का जो दाम है, जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो 100 रुपया है। ठीक है, और एक बॉल, एक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपया है। ठीक है, तो अगर आप 3 बल्ला खरीदते हैं तो उसका टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। आप 6 बॉल खरीदते हैं तो 6 इंटू वाई, तो इसलिए टोटल खर्च क्या हो जाएगा, 3900। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी। तो इसमें हम मानेंगे कि माना, देखिए इस चीज़ को आप समीकरण बनाने आना चाहिए। असली मैथमेटिक्स, असली गणित जो है यही है। माना एक बल्ले का जो मूल्य है, का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। ठीक है, और एक एक गेंद, ठीक, का मूल्य जो है यहाँ पे y रुपया है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो जो पहली कंडीशन है, केस नंबर 1, बहुत आसान है ये। एक बल्ले का हमने मूल्य मान लिया 100 रुपया, और एक गेंद का जो मूल्य है y रुपया मान लिया। ठीक है, तो पहली बार जो क्या करता है कि 3 बैट खरीदता है, 3 बल्ला और 6। तो 3 बैट खरीदेगा तो कितना मूल्य जाएगा भाई, 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, तो 3 बल्ला है तो 3 इंटू एक्स। एक गेंद का जो दाम है, जो मूल्य है, y रुपया है, तो 6 बॉल खरीदता है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू वाई। इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या दे रहा है, 3900 रुपया हो रहा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस सेकंड देखिए, बहुत आसान है। इस चीज़ को हमें समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। बाद में क्या करता है कि एक बल्ला और खरीदता है और 3 गेंद और खरीदता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एक्स। 3 बॉल और खरीदता है, 3 इंटू वाई। तो दुकानदार को कितना पेमेंट करता है, 1300। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्योंकि बाद में उसको एक बल्ले की और ज़रूरत पड़ती है, तो 1 इंटू एक्स, क्योंकि एक बल्ले का जो दाम है, जो प्राइस है, वो 100 रुपया है, और 3 गेंद और खरीदता है, तो एक गेंद का जो प्राइस है, जो दाम है, y रुपया है, तो 3 इंटू वाई। तो ये हमारा हो गया समीकरण। ठीक है, बस इतना ही आपको रिप्रेजेंट करना था और इसमें कुछ नहीं करना था। प्रश्नावली 3.1 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इतना ही करना था, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब ये बाद में हम लोग इसका एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अलग अलग, कैसे सॉल्व करके। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का जो तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक ना। अब जो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली एक्सरसाइज ही सॉल्व करने हैं। जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में पूरा सिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा था 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करिए, व्यक्त करिए। ये बताइए, चलिए 160, तो आपको पता ही नहीं है, सेब और अंगूर की बात है भाई, सेब और अंगूर की बात है। ठीक है, सेब एवं अंगूर की बात है। देखिए ये सब बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपके जीवन में ये सब चीज़ें घटित होती हैं कि आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो कुछ चीज़ मान लीजिए आप सेब खरीदें, कुछ अंगूर खरीदें, तो आपको दुकानदार को क्या करते हैं कि पूरा पैसा जोड़ के देते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि इसका रेट अलग होता है, और आप हो सकता है सेब 2 केजी खरीद रहे हो, अंगूर क्या है 1 केजी खरीद रहे हो, लेकिन दोनों का प्राइस जो है, जो रेट है, अलग अलग होता है। आप दोनों का हिसाब करके दुकानदार को पेमेंट करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि दुकानदार आपको ठग देता है। अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, जोड़ घटाना कर ले जाते हैं, तो कभी कभी आप जो है जोड़ के खुद अपना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपये, तो हमको ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना 1 केजी सेब का जो मूल्य है, 1 केजी सेब का जो मूल्य है, का मूल्य
100 रुपया है, ठीक है, ये चीज़ 100 रुपया है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमेशा जो प्राइस होता है 1 केजी पे हम लोग अमूमन देखते हैं कि 1 केजी का दाम क्या है, तो 2 केजी लेना है तो उसी हिसाब से क्या करते हैं आप 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 केजी लेना है तो उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का, आधा केजी लेना है तो उसका आधा कर लेते हैं। इसमें और मानना पड़ेगा क्या, माना 1 केजी अंगूर का जो दाम है भैया, अंगूर का दाम ये चीज़ आप लिखना पड़ेगा y रुपया है, ठीक है, ये 1 केजी की बात है। तो जो पहली बार क्या होता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी, यानी कि अगर 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 केजी रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 × x, और 1 केजी जो है अंगूर लेता है तो 1 केजी अंगूर का दाम y है तो 1 का केजी लेता है तो 1 × y, तो जो टोटल दुकानदार को पेमेंट किया जाता है वो है 160 रुपये, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सेब का जो पैसा देंगे अंगूर का नहीं देंगे, तो वही उसको जोड़ने के लिए क्या होता है प्लस लगा दिया जाता है। ये चीज़ आपका पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2x + y = 160, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये केस 1 था, ये केस 1 था। केस सेकेंड देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है समीकरण बनाना, अगर आप कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, और समीकरण बनाने में हम आपको मास्टर बना देंगे कि आखिर में समीकरण बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इस दूसरी बार क्या होता है कि 4 केजी सेब लेता है भैया, तो 4 केजी सेब लेता है तो सेब का जो है रेट नहीं चेंज हो रहा है। 1 केजी सेब का जो मूल्य है 100 रुपया है 4 महीने बाद भी, अच्छी बात है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हाँ 4 महीने बाद जो है सेब का रेट चेंज हो जा रहा है, अंगूर का रेट चेंज हो जा रहा है, ऐसा है नहीं। इसमें क्या है कि 4 केजी सेब लेता है तो 4 × x, और क्या करता है 2 केजी अंगूर लेता है यानी कि 2 × y, टोटल पेमेंट कितना करता है 300 रुपया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, आप कहीं पे भी कुछ भी खरीदने जाएंगे तो इस तरह से आप जो है हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4x, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये 3। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो बस हमको रिप्रेजेंट करना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि पहला जो इक्वेशन हुआ 2x + y = 160, और जो दूसरा हुआ 4x + 2y = यहाँ पे 300, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, इसी को रिप्रेजेंट करना था। तो बहुत आसान था ये प्रश्नावली 3.1, जिसमें कि आपने सीखा कि आखिर में हम समीकरण बनाते कैसे हैं, किसे x मानते हैं किसे y मानते हैं, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। साथ में अब जो है प्रश्नावली देखिए, जो हमारा चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 हालांकि पढ़ा दिए थे, पूरी तरह से हट गया है, तो छोड़िए, जो पढ़े उसका इशू नहीं है। अब हम नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली जो हमारा जो चैप्टर 3 है पूरी तरह से हटा नहीं है, पूरा का पूरा है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ रहा आज के लिए। सत्र जो है एक बेसिक चीज़ का जो हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट आया कि आखिर में जो है समीकरण बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी बच्चे अभी शुरुआत नहीं किए हैं पढ़ना, शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है समय नहीं है कि आप जो है, क्योंकि जुलाई लगभग बीतने वाला है, अगस्त से जो है आप शुरुआत कर दीजिए, अब से भी शुरुआत कर दीजिए। अलग अलग विषयों का नोट्स रख लीजिए, किताबें ले लीजिए, ठीक है। और सब कुछ आपको यही चीज़ पढ़ाया जाएगा, चाहे स्कूल में पढ़िए चाहे कोचिंग पढ़िए, कोई इससे अलग चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।